डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें आपकी स्लाइड्स हैं। हर स्लाइड में कुछ जानकारी दी हुई है। रेस्पिरेशन को अलग अलग हिस्सों में समझाया गया है कि रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या होते हैं, क्या है रेस्पिरेशन, क्यों किया जाता है, इसके ऑर्गन्स कौन से हैं, जिन ऑर्गन्स की मदद से रेस्पिरेशन होता है। फिर आपका रेस्पिरेशन के जो टाइप्स हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उससे रिलेटेड बीमारियां हैं, ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फिर आप इसके नोट्स बनाएंगे। पहले आता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में है जो सेल लेवल पर होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहलाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। रेस्पिरेशन आपका दो टाइप का होता है। एक है एरोबिक, जिसमें आपका ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा, और दूसरा होता है एनारोबिक, जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होगा, जैसे कि ज़्यादातर आपके बैक्टीरिया इस तरह का यूज़ करते हैं। रेस्पिरेशन में आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं होता जो ह्यूमंस में होता है। इसमें आपके एटीपी भी कम बनते हैं, क्योंकि इसमें टोटल बर्निंग नहीं होती है। ये बिल्कुल इस तरह से है, जैसे अगर आप कहीं कुछ गीले कंडे या लकड़ी जलाने लगें तो धुआं निकलेगा, उसमें से गर्मी कम निकलेगी और वो पूरी लकड़ी वेस्ट हो जाएगी और उस हिसाब से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। वहीं अगर आप सूखी लकड़ी जलाते हैं तो उसमें से अच्छी सी आग जलेगी, उसमें धुआं कम होगा और उससे आपको बहुत एनर्जी गेन होगी और उसमें आपको ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी जो आप काम में ले सकते हैं। यही रेस्पिरेशन के साथ है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसमें अच्छे से बर्निंग होती है रॉ प्रोडक्ट्स की, और उससे एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। उसमें फ़ायदा ज़्यादा होता है एनर्जी का। लेकिन जो छोटे जीव हैं जैसे बैक्टीरिया, उनका एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ज़्यादातर वो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है। तो वो करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें केवल दो मॉलिक्यूल्स एटीपी के बनते हैं, साथ में आपका एल्कोहल बनता है एज ए बाई प्रोडक्ट। रेस्पिरेशन में आपका जो रॉ प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, जो कि मैंने आपको डाइजेशन में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट किसी भी तरह का हो, उसके डाइजेशन से ग्लूकोज ही बनेगा। वो ग्लूकोज आपका सेल में रहता है। उस सेल पे ऑक्सीजन के साथ माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी जनरेट की जाती है। ये जो रिएक्शन आपको दिखाई जा रही है, इसमें देखिए आप, ग्लूकोज है, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, इससे आपके 6 मॉलिक्यूल CO2 के बने, जो एज ए बाई प्रोडक्ट निकलती है और रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर चली जाती है। इसमें पानी भी बनता है, H2O, और 36 एटीपी मिलते हैं। आप देखिए एनारोबिक में आपको 2 एटीपी मिल रहे थे और यहाँ आपको 36 एटीपी मिल रहे हैं, यानी कि ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। ये पूरा प्रोसेस आपका क्रेब साइकिल कहलाता है और आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। में आप देख रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, उसको फंक्शनाइज करते हैं। सबसे पहले आपकी नोज आती है। नोज से आपकी एयर ब्रीथ हो करके थ्रू ट्रैकिया और आपके ब्रोंक्यूल्स में होते हुए लंग्स में जाती है। लंग्स में आपकी ब्रोंकस है, बड़ी नली, फिर वो छोटी नलियों में बट जाती है, उसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। फिर लास्ट में एंड में ये एक छोटे से गोले में खुलते हैं, जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई चारों तरफ से कैपिलरी से घेरे होते हैं। कैपिलरीज के बारे में मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था कि जहाँ आर्टरीज और वेन्स सबसे पतली महीन होकर आपस में मिल जाती हैं, वो जगह कैपिलरी होती है और इतनी थिन होती हैं कि वहाँ पर आसानी से ब्लड में से कोई कंपोनेंट निकालना और डालना बहुत आसान हो जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि रेस्पिरेशन आपका
नोज से स्टार्ट होके एल्वियोलाई पे खत्म हुआ। एल्वियोलाई आपकी यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन कहलाती है क्योंकि इससे छोटा पार्ट कुछ नहीं होता है। यहीं पर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। यानी कि आपकी फेफड़ों से ऑक्सीजन ली जाती है जो खून में होते हुए पूरे शरीर में जाती है और वहीं पर CO2 वापस दे दी जाती है कैपिलरी के थ्रू। आपके सारे पार्ट्स एक-एक करके लिखे हैं और उनके फंक्शन लिखे हुए हैं। जैसे नोज़ है, नेज़ल कैविटी है। इनका काम होता है एयर को फ़िल्टर करना और अंदर लेना, इन्हेलिंग। इसलिए होता है फ़िल्टर करना क्योंकि उसमें आपके डस्ट पार्टिकल होते हैं, पॉलन्स होते हैं। तो नोज़ में आपने देखा होगा हेयर्स होते हैं, जो एयर को फ़िल्टर करके अंदर तक पहुँचाते हैं और कोई अनवांटेड पार्टिकल अगर आ जाता है तो आपको बहुत तेज़ छींक आती है, स्नीज़िंग करते हैं आप। इसके बाद फेनिक्स में जाता है, ये थ्रोट वाला हिस्सा होता है आपका। जो एयर को ट्रैकिया तक लेके जाता है। ट्रैकिया आप अपने गले पे चेक करेंगे, एक थोड़ी-थोड़ी रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ आपको लगेगा कुछ एक-एक करके रिंग डली हुई हैं, हाफ सी टाइप की रिंग डली होती हैं, ये ट्रैकिया वाला पार्ट होता है। फिर आपका लेरिंक्स में जाता है, जहाँ वॉइस बॉक्स होता है, वोकल कॉर्ड्स होती हैं, जहाँ से आप बोलते हैं। जब आप बोलते हैं तो आप अंदर से फेफड़ों में से हवा निकालते हैं और लेरिंक्स में, वॉइस बॉक्स में आपके वोकल कॉर्ड्स मूवमेंट करके उसको साउंड के रूप में कन्वर्ट करते हैं। वो साउंड आप जीभ और होंठ से शब्दों में कन्वर्ट करते हैं। तो बोलने में भी इसकी हेल्प होती है। फिर ट्रैकिया आ गया। ट्रैकिया जो होता है आपका विंड पाइप को ओपन रखता है। आपके जो नली है खाना निगलने की और सांस की, दोनों एक जगह पर होती हैं और एक बार में एक ही नली खुलती है। या तो आप सांस ले सकते हैं या खाना निगल सकते हैं। इसके बाद ये ट्रैकिया से पार्ट होता हुआ आपका फेफड़ों में चला जाता है जहां हमको बोलते हैं ब्रोंकाई। एक बड़ी नली के रूप में फेफड़े में एंटर हो जाता है। फिर ये छोटी-छोटी नलियों में नेटवर्क में टूट जाता है। इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स और हर ब्रोंक्यूल अंत में जाके एक गोल छोटी गोली के रूप में खत्म होता है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। पिछली स्लाइड्स में आपने देखा जो हमने एक ही स्लाइड में समराइज कर दिया था कि कैसे आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दो हिस्सों में बटा होता है और दोनों के क्या काम होते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है मेनली हवा को अंदर लेने के लिए, फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए, और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है आपका फेफड़ों वाला पार्ट, वहां पर गैस का एक्सचेंज होता है, फेफड़ों के अंदर की बात होती है। अब हम देखते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या होता है। ब्रीदिंग में एयर अंदर ली जाती है और उसको बाहर भी निकाला जाता है। ये ब्रीदिंग है, ये रेस्पिरेशन नहीं कह सकते इसको आप। रेस्पिरेशन होता है आपका सेल में जाके सेलुलर लेवल पर। ब्रीदिंग है गहरी सांस लेके हवा को अंदर लेना और फिर गहरी सांस के साथ उसको बाहर छोड़ना। इसमें आपके फेफड़े एक बार फूलते हैं जब हवा अंदर जाती है और एक बार सिकुड़ते हैं जब हवा बाहर जाती है। तो फेफड़ों को फूलने और सिकुड़ने के लिए आपके फेफड़ों के नीचे डायफ्राम होता है, सारे वाइटल ऑर्गन्स के नीचे, जब पसलियों के नीचे की जगह होती है। वो डायफ्राम फैलकर और सिकुड़कर इन फेफड़ों के फैलने सिकुड़ने में मदद करता है। साथ ही मांसपेशियां होती हैं जो पसलियों से जुड़ी होती हैं, जिससे आपको फेफड़ों को फुलाने में और सिकुड़ाने में मदद मिलती है और एक्सहेलेशन इनहेलेशन होता है। इसमें अगर कहीं चोट लग जाती है, कहीं एक्सीडेंट के केस में क्या होता है कि पसली टूट गई, तो वो सीधे आपके लंग्स में चली जाती है, लंग्स पंचर हो जाते हैं और आदमी की डेथ हो
आती है कि ब्रीदिंग का रेगुलेशन कैसे होता है, सांस कैसे कंट्रोल होती है। जैसे आपका हार्ट बताया था मैंने आपको, हार्ट आपका लगातार चलता रहता है, उसको आप अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन आप अपने मन से नहीं कर सकते। सांस लेने में क्या होता है, सांस लेना भी आपका इनवॉल्यूंटरी एक्शन है, यानी आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं होता है। इसमें एक तो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो आर्टरीज की वॉल्स पे, जो CO2 का लेवल चेक करते हैं, CO2 ज्यादा है या CO2 कम है। जैसे ही CO2 का लेवल आपके ब्लड में बढ़ने लग जाता है, वो तुरंत आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को ब्रेन में, जो मेडुला में उपस्थित होता है, वहां सिग्नल भेजते हैं कि CO2 बहुत ज्यादा हो चुकी है, तुरंत हमें यहाँ पर सांस लेकर ऑक्सीजन पहुंचाने की जरूरत है। ये जो CO2 का लेवल बढ़ जाता है, और इससे हमको पता चलता है कि हमें सांस लेने की जरूरत है ताकि ऑक्सीजन वहां से लाई जाए बाहर से। ये आपका रेगुलेशन में एक है, जो चार्ट आपको बताता है मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अंदर आती है और बाहर जाती है। ये ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम एनवायरनमेंट आएगी, वो नेजल कैविटी से, फेरिंक्स से, ट्रैकिया से होते हुए, ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंक्यूल्स तक, और ब्रोंक्यूल से लास्ट टू एल्वुलाई में। एल्वुलाई में आपका होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, यानी कि ऑक्सीजन निकल कर पहुंच जाती है आपकी कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से CO2 निकल कर आ जाती है एल्वुलाई वाली पार्ट में। फिर ये वापस एल्वुलाई से होते हुए ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, फेरिक्स, नेजल कैविटी, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर टू एनवायरनमेंट। यानी कि बिल्कुल उल्टे रास्ते से चलते हुए ये ऑक्सीजन की तरीके से बाहर निकल दिखाता है कि एल्वुलाई के अंदर आखिर होता क्या है। एल्वुलाई एक छोटा गोल एंड है किसी भी ब्रोंक्यूल का, उसके चारों तरफ कैपिलरीज जा रही होती हैं। कैपिलरीज में आपका आर्टरियोल्स होती हैं और वेन्यूल्स होती हैं, उसमें ब्लड सप्लाई हो रही होती है। उस ब्लड का और जो एल्वुलाई की वॉल है, इनके बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन एल्वुलाई से होते हुए कैपिलरीज में चली जाती है, और CO2 कैपिलरी से निकल करके एल्वुलाई में आ जाती है, जहां से उसको बाहर एक्सहेल कर दिया। मैंने देखा कि एक तो आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया, जिसमें होता है गैस एक्सचेंज इन एल्वुलाई विद कैपिलरीज, और फिर एक होता है आपका इंटरनल गैस एक्सचेंज इन कैपिलरीज विद बॉडी सेल्स। यानी कि एक तो क्रिया हो गई आपकी नोज से लेकर लंग्स तक, वो हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और लंग से जब एल्वुलाई से होते हुए ऑक्सीजन चली जाती है कैपिलरीज में, वहां से सेल पर जो जाता है, और सेल पर जो गैस एक्सचेंज होता है, वो होता है ट्रांसपोर्ट है, वो होता है आपका लो कंसंट्रेशन की वजह से। और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में आपकी कैपिलरीज और एल्वुलाई के लेवल पर होता है। इसमें एक खास बात ध्यान देने की है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो उसकी बाइंडिंग एबिलिटी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से भी ज्यादा है। यानी कि अगर हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में चॉइस है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी ज्यादा हाईली एक्टिव है कि वो ऑक्सीजन से पहले हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन उसी को लेकर चल देगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपकी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और वहां पहुंच जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड, आपकी सेल्स मरने लगेंगी, लगातार ये क्रिया चलेगी, और धीरे धीरे बेहोशी छाते हुए इंसान खत्म हो जाता है। ये घटना अक्सर जब होती है, जब आदमी जाड़ों में अंगीठी जलाकर रात में बंद कमरे में सो जाता है। जलती हुई अंगीठी के अंदर CO2 के साथ साथ CO भी बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, और वो धीरे धीरे सांस में चली जाती है। उसमें ऑक्सीजन भी होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। लेकिन चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ये हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाने के काबिल नहीं रहता। धीरे धीरे सोते में ही बेहोशी आती है, और इंसान खत्म हो जाता है। इसलिए कई बार घटनाएं आप अखबार में ऐसी पढ़ते होंगे कि किसी अंगीठी जला के सोए, और सुबह वो मृत पाए गए। का CO2 का ट्रांसपोर्ट, कि CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। तो CO2 दो टाइप से होती है। एक तो 70% CO2 आपकी बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लाज्मा में घुल के आती है।
आरबीसी से वापस नहीं आती है। आपकी जितनी ऑक्सीजन है वो तो आरबीसी पे उपस्थित हीमोग्लोबिन से अटैच होकर जाती है। लेकिन जब CO2 वापस आती है तो आरबीसी पे ना आकर के 70% आपकी बाइकार्बोनेट के रूप में प्लाज्मा में घुल के आती है, कुछ आरबीसी के थ्रू आती है और बाकी कार्बोनिक एसिड के कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में भी 20% आती है। 70% आपकी प्लाज्मा में घुल के आई और हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन लेकर गया था उससे भी 20% अटैच हो जाती है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फ्री CO2 के रूप में प्लाज्मा में घुल के आती है। 70% तो प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट के फॉर्म में फ्री नहीं है और 20% आपकी हीमोग्लोबिन के साथ है और बची हुई 10% आपकी फ्री CO2 के रूप में प्लाज्मा में घुल के आती है। यानी CO2 आपकी जब वापस आती है तो तीन तरीके से आती है, 70, 20 और 10। और ऑक्सीजन जब जाती है तो 100% ऑक्सीजन आपकी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपकी शॉर्ट नोट में आ सकती हैं। जैसे कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जैसे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं। ये क्या होते हैं? जैसे फेफड़े आपने फुलाए, उसमें हवा एक बार में कितनी चली गई। आपने पूरी हवा खाली की, फेफड़ों में से पूरी सांस बाहर निकाली, जैसे बाबा रामदेव कराते हैं, तो कितनी सांस बाहर आई। उसके बावजूद आपके फेफड़ों में कितनी हवा रह गई। तो ये दो चार चीजें हैं जिनको अलग अलग फॉर्म में बताया गया है। जैसे एक है आपका टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होता है एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड इन वन क्वाइट ब्रीथ। यानी कि एक बार में पूरी गहरी सांस लेके कितनी एयर आप ले सकते हैं फेफड़ों में और कितनी एयर एक बार में आप निकाल सकते हैं। फिर आता है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एयर इन एक्सेस ऑफ टाइडल इंस्पिरेशन दैट कैन बी इनहेल्ड विद मैक्सिमम एफर्ट। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है और इससे ज्यादा कितनी ताकत लगा के आप थोड़ी सी एयर और ले सकते हैं एक्स्ट्रा टाइडल वॉल्यूम के अलावा। फिर ऐसे ही एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है कि आपने पूरी सांस निकाल दी, फिर अगर हम आपसे बोलते हैं कि थोड़ी और निकालो तो आप एक एफर्ट करके कुछ ml सांस उसमें से फिर और निकाल सकते हैं। ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। एक होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन कीप्स एल्वेलाई इन्फ्लेटेड। आपके फेफड़ों में हवा भरी होती है इसलिए फूले होते हैं और धीरे धीरे जब वो सिकुड़ते हैं तो हवा बाहर आती है। अगर किसी तरह से ऐसा हो जाए कि पूरी हवा ही बाहर निकल जाए तो आपके फेफड़े चिपक जाएंगे, उनको दोबारा फुलाने में बहुत दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और इंसान की जान जा सकती है। ऐसा न हो इसके लिए आपके फेफड़ों में कुछ एयर रह जाती है। चाहे आप कितना भी योगासन या कुछ भी करके उसमें से एयर को बाहर निकालें, उसके बावजूद कुछ एयर बचेगी जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी कि बची हुई हवा जो फेफड़ों में पूरी सांस छोड़ने के बाद भी। टाइडल वॉल्यूम होता है आपका 500 ml, यानी इतनी एयर आप एक बार में सांस में नॉर्मल वे में ले सकते हैं। फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है आपका 3100 ml तक, ये पूरा एफर्ट करके अधिक से अधिक ले सकते हैं। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है आपका 1200 ml, ये आप इतना एक्सपायरेशन कर सकते हैं विद एक्स्ट्रा एफर्ट्स। आता है आपका कि समरी जो है कि आपके लंग्स वॉल्यूम अलग है उनकी क्या होती है। टोटल लंग कैपेसिटी होती है आपकी 6000 ml की। इसमें आपका टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम सब मिला के आते हैं। यानी कि आपके जो लंग की कैपेसिटी है, दोनों साइड के लंग्स होते हैं मिला के 6000 ml की होती है। इससे ज्यादा हवा उनमें नहीं भरी जा सकती है। फिर आती है आपकी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी आपकी होती है 4800 ml, 4800 ml होती है। ये होती है टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर फुली इनहेलिंग। यानी कि पूरी सांस गहरी लेने के बाद कितनी हवा आप निकाल सकते हैं। यानी कि 6000 ml आपके पूरे फेफड़े भरे हुए हैं, उसमें आप 4800 ml को एक बार में निकाल सकते हैं। अब आपकी आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये होती है 3600 ml, 3600 ml की होती है। ये इतनी एयर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड, यानी एक बार में इतनी एयर आप ले सकते हैं 3600 ml की। अब आती है आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अबाउट ये होती है आपकी 2400 ml, 2400 ml होती है। ये इज द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। आपने एक गहरी सांस ली और आपने सांस छोड़ दी, नॉर्मल एक्सपायरेशन किया,
उस समय आपकी जो बची वो बची 24 लंग्स की रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनिंग समझ ली, उसमें क्या क्या ऑर्गेनिल्स होते हैं, कैसे काम करते हैं वो समझ लिया। आपने सांस से जुड़े हुए कुछ वॉल्यूम समझ लिए कि क्या क्या वॉल्यूम्स होते हैं, कितनी एयर लंग्स में जा सकती है, कितनी आ सकती है। अब आती हैं बच्चों बीमारियां, कि क्या बीमारियां रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई आप ह्यूमन में होने की संभावना है। तो सबसे कॉमन उसमें मानी जाती है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया आपकी है बेटा, एल्वेलाई आपके फ्लूइड से भर जाते हैं। आपके लंग्स में हवा भरी होनी चाहिए, हवा भरी होती है एक स्वस्थ व्यक्ति के लंग्स में, लेकिन किसी तरह से उनमें लिक्विड भर जाए, पानी भर जाए, जैसे आदमी पानी में डूब जाता है तो क्या होता है, उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है और वो मर जाता है। अगर आपके अंदर फेफड़ों में गलाव पड़ जाए, गलने लग जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए और अंदर ही लिक्विड जमा होने लग जाए, तो क्या होगा बेटा, आपकी एल्वेलाई पे जो सतह है उस पे लिक्विड जम जाएगा। लिक्विड जम जाएगा तो उसमें से गैस का एक्सचेंज नहीं होगा कैपिलरी के साथ में, यानी कि ऑक्सीजन आपकी फेफड़ों से कैपिलरी में नहीं जाएगी और आपकी सेल को नहीं मिलेगी, और CO2 भी नहीं ट्रांसफर हो पाएगी। तो बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। इस केस को हम बोलते हैं निमोनिया। बहुत खतरनाक बीमारी है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, और कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको निमोनिया साइड में हो जाता है, जैसे आजकल कोरोना में भी हो रहा है। इसके लिए हाई एंटीबायोटिक देकर ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, जरूरत पड़ने पर उसको ऑक्सीजन भी देने की जरूरत पड़ जाती है, वेंटिलेटर। एक बीमारी आपकी है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा होता है जो स्मोकिंग से हो जाता है। इसमें पार्टिकल जो होते हैं सिगरेट के, वो धीरे धीरे एल्वेलाई वॉल्स में जाके उनको इनइलास्टिक कर देते हैं और स्कार टिश्यू बना देते हैं, मतलब वहाँ धब्बे बन जाते हैं। कैसे होता है कि आपकी स्किन जैसे बहुत नरम है, सॉफ्ट है, खिंचती है, फिर वापस रिलैक्स हो जाती है, इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ऐसे ही आपके लंग्स होते हैं, फूलते हैं, यानी उनमें खींचने की क्षमता होती है, फिर सिकुड़ते हैं, फिर फूलते हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर कोई केमिकल ऐसा जाए जो उसको इनेलास्टिक कर दे, मतलब फेफड़ों को फूलने में दिक्कत आ जाए, वो टाइट हो जाए, उस चीज को हम बोलते हैं एम्फाइसीमा। इसके लिए मेनली आपका तंबाकू का सेवन, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ये जिम्मेदार होते हैं। या फिर ऐसी जगह जहां पर लगातार धूल धक्कड़ उड़ती है, जैसे कि सीमेंट के कारखाने और आपके संगमरमर के काम करने वाले जो होते हैं, वो उनकी धूल उड़ती है, वो सारी सांस में चली जाती है और उनके लंग्स जो है हार्ड हो जाते हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, उनकी लंग कैपेसिटीज, टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम सारे कम हो सब दिक्कतें होती हैं तो फाइनली आपकी सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है, लंग्स की पे। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि सेल्स आपकी बिल्कुल ज़्यादा बेकार होके उनमें ऑन्को जीन्स एक्टिव हो जाते हैं, यानी कैंसर कराने वाले जीन शुरू हो जाते हैं। और कैंसर होता है कि सेल्स का लगातार ग्रोथ होते चले जाना। इसके लिए सिगरेट पीना, तम्बाकू लेना, बीड़ी पीना बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। होते होते उनकी गांठ बन जाती है लंग्स में। ये स्लाइड में आप एक्सरे देख रहे हैं। इस एक्सरे में क्या हो रहा है कि एक साइड ऊपर की तरफ देखिए लेफ्ट में वाइट जगह है। वाइट जगह का मतलब है कि वहां पर कोई हार्ड चीज, कोई मांस बन गया है। और एक साइड का लंग देखिए बिल्कुल क्लियर है, ब्लैक जगह है। ब्लैक जगह का मतलब है बिल्कुल क्लियर है, वहां पे एक्सरेज गई और बाहर निकल गई, वो लंग साफ माना जाता है। और जहां पर ये व्हाइट जगह बहुत ज्यादा आ जाती है, उस लंग्स को खराब मानते हैं। तो ये एक्सरे एक बीमार व्यक्ति के लिए बता रहा है कि उसके एक लंग्स में एक तरफ खराबी आ चुकी है, जो सफेद हिस्सा है वो खराब वाला हिस्सा है, वहां पर गांठें बन चुकी हैं, जिससे किरणें बाहर नहीं जा पा रही हैं। उसको डिटेक्ट करके और इलाज करने की जरूरत है। ये सारी स्लाइड खत्म हो जाती हैं। इसको आपको समराइज फॉर्म में पढ़ना है, इसके नोट्स बनाइए, और कहीं आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, और बाकी जब हमारी इंटरेक्टिव क्लास होगी उसमें आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो के फॉर्म में आपको इसलिए बनाया है कि इसमें स्लाइड के साथ साथ नरेशन भी चले कि आखिर क्या लिखा आ रहा है, उस चीज़ का क्या मतलब है। तो हम लाइव क्लास की जगह कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ हो, और साथ में लाइव क्लासेस में डिस्कशन भी हो, तो पूरे टॉपिक आपके क्लियर होते चले। थैंक यू।